किसी भी चीज का निर्माण जितना रोचक और आश्चर्यजनक होता है, उतना ही ये रहस्यमय भी होता है। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी ये तय कर पाना कि आखिर किस चीज का निर्माण कैसे हुआ है, हमेशा ही अधूरा ही रह जाता है। जैसे कि ब्रह्मांड में मौजूद चीजें या फिर पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत। इसके विषय में सटीक तौर पर ये कह पाना कि आखिर ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, पृथ्वी कैसे निर्मित हुई और पृथ्वी पर जीवन कैसे अस्तित्व में आया, ये काफी मुश्किल है। लेकिन दोस्तों, इंसान शुरू से ही ऐसे सवालों के जवाब के लिए संघर्ष करते आ रहे हैं और काफी हद तक उन्होंने इन सवालों के जवाबों को ढूंढ भी लिया है। अलग अलग महान लोगों ने अपनी अलग अलग थियरीज से यह पता लगाने की कोशिश की कि आखिर कैसे पृथ्वी का और पृथ्वी पर जीवन का निर्माण हुआ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम यही जानने समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, पृथ्वी पर जीवन कब पनपा, पृथ्वी पर पहला जीव कैसे आया और कैसे हम इंसान अस्तित्व में आए, इंसान का शुरुआती जीवन कैसा था। दोस्तों, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए बिना स्किप किए हुए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पृथ्वी पर पहले जीव का निर्माण पानी में हुआ और पृथ्वी पर पानी कैसे आया, इसके विषय में वैज्ञानिकों की अलग अलग थियरीज हैं, जिनमें से एक में ये कहा गया है कि पृथ्वी के शुरुआती दौर में अंतरिक्ष से बड़े बड़े एस्टेरॉयड्स पृथ्वी से टकराते थे और उन्हीं एस्टेरॉयड्स से पृथ्वी पर पानी आया। कुल मिलाकर पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई, इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले यह जानना होगा कि हमारी पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, कैसे ब्रह्मांड के निर्माण के बाद हमारे सोलर सिस्टम में हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ पृथ्वी का निर्माण। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तो पृथ्वी का निर्माण देवी देवताओं या ईश्वर ने किया। उसमें से भी ईसाई और इस्लाम की मान्यताओं के अनुसार पृथ्वी के निर्माण के विषय में अलग अलग बातें कही गई हैं। लेकिन अगर विज्ञान के नजरिए से देखें तो वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पहले बेहद गर्म थी, यानी कि एक आग का गोला जो कि सूर्य से ही निकली है, लेकिन समय के साथ साथ ठंडी होने के कारण इस पर जीवन की उत्पत्ति संभव हो पाई। दरअसल वैज्ञानिकों का यह मानना है कि लगभग 5 अरब साल पहले अंतरिक्ष में बहुत से गैसों का एक साथ मिलने से एक जोरदार विस्फोट हुआ और उस विस्फोट के बाद एक विशाल आग के गोले का निर्माण हुआ, जिसे आज हम सूरज कहते हैं। बता दें कि वो धमाका इतना जोरदार था कि चारों तरफ धूल के कण गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित हो गए। फिर एक लंबी प्रक्रिया के तहत कई सालों तक ये कण आपस में जुड़ने लगे। सौर मंडल का निर्माण हुआ। सौर मंडल के निर्माण से ये जाहिर होता है कि सूरज के अलावा पृथ्वी सहित बाकी अन्य ग्रह भी निर्मित हो चुके थे, लेकिन उस वक्त पृथ्वी पर किसी तरह के जीवन की उत्पत्ति संभव नहीं थी। जी हाँ दोस्तों, लगभग 4.54 अरब साल पहले पृथ्वी का तापमान 12,000 डिग्री सेल्सियस तक था, यानी कि हमारी पृथ्वी उस समय उबल रही थी। पृथ्वी पर गर्म लावा और चट्टानें, कई जहरीली गैसें भी हुआ करती थीं। उस दौरान पृथ्वी के साथ एक और घटना घटित हुई, जिससे पृथ्वी के उपग्रह यानी चांद का निर्माण हुआ। जी हाँ दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद थिया नामक एक ग्रह बेहद ही तेजी से पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा था। फिर एक समय यह पृथ्वी से टकरा गया। इस टकराव से एक जोरदार विस्फोट हुआ, जिससे थिया नामक ग्रह 2 टुकड़ों में बंट गया। उसका एक टुकड़ा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में बंध गया। दोस्तों, तब से वही टुकड़ा जो आज चांद के रूप में जाना जाता है, पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। पृथ्वी ठंडी हुई और हुई एकल कोशिका जीवाणुओं की उत्पत्ति। दोस्तों, शुरुआती दौर में पृथ्वी पर लगातार ज्वालामुखी फट रहे थे, साथ ही उल्कापिंडों की बरसात भी हो रही थी। लेकिन कहा जाता है ना कि हर रात की सुबह होती है, ठीक उसी तरह पृथ्वी पर मच रही तबाही भी अपने अंत समय में थी। यूं कहें कि जो आफत आसमान से पृथ्वी पर बरस रही थी, उन्हीं आफतों के साथ पृथ्वी पर एक उम्मीद भी बरस रही थी। जी हाँ, दरअसल अंतरिक्ष से गिरते उल्कापिंडों के माध्यम से ही पृथ्वी पर पानी और नमक के साथ साथ अन्य पदार्थ भी आ रहे थे। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड, अमीनो एसिड आदि पदार्थ भी शामिल थे। ये सभी पदार्थ जीव जंतुओं और पौधों में पाए जाते हैं। दोस्तों, यह प्रक्रिया भी लंबे समय तक चली और एक लंबे अंतराल के बाद पृथ्वी पर पानी एकत्रित हो गया। हालांकि अभी भी उल्कापिंड पृथ्वी पर गिर रहे थे और अब कई उल्कापिंड तेजी से गिरने के कारण पृथ्वी में काफी गहराई में चले जा रहे थे, जिससे उन उल्कापिंडों पर सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती थी।
ऐसे में वो उल्कापिंड पानी में ही जमने लगे, ज्वालामुखी की दरारों में भी घुसने लगे, जिससे कि ज्वालामुखी से धुएं निकलने लगे। इन धुओं में कई तरह के केमिकल्स थे और इसी प्रक्रिया के दौरान पृथ्वी पर पहले जीव रूप में एकल कोशिका जीवाणु की उत्पत्ति हुई। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया और समुद्र की निचली सतह पर पौधे, पत्तियां और उन पौधों पर जीवित जीवाणु भी उत्पन्न होने लगे। ऑक्सीजन का निर्माण। दोस्तों, ज्वालामुखी से निकलने वाले धुएं में कई खतरनाक केमिकल्स थे। दूसरी ओर जो जीवित जीवाणु पृथ्वी पर अस्तित्व में आ चुके थे, उन्हें वैज्ञानिक भाषा में स्ट्रोमेटोलाइट कहा जाता है। वे अपना भोजन सूर्य की किरणों से बनाने लगे। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सूर्य का प्रकाश कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। बता दें कि इस प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन गैस बनती है, यानी कि पृथ्वी पर ऑक्सीजन का निर्माण होने लगता है। महासागरों में ऑक्सीजन गैस के भर जाने से ही पानी में मौजूद लोहे में जंग लगने लगी, जिससे पता चलता है कि कैसे पृथ्वी पर लोहे भी अस्तित्व में आए थे। दोस्तों, वैज्ञानिकों के मुताबिक करीबन 2 अरब साल पहले पृथ्वी पर ऑक्सीजन का स्तर बढ़ गया था। साथ ही पृथ्वी जहां अपने शुरुआती समय में काफी तेजी से घूमती थी, उसकी रफ्तार भी कम हो गई थी। चांद भी शुरू में पृथ्वी के काफी नजदीक था, लेकिन इस वक्त चांद भी पृथ्वी से एक अच्छी खासी दूरी पर पहुंच गया था, जिससे समुद्री तूफान भी काफी हद तक शांत हो चुके थे। इस दौरान पृथ्वी पर महाद्वीपों का निर्माण भी हो रहा था। बता दें कि अब भी ज्वालामुखियों के फटने और उनसे जहरीली गैसों के निकलने का सिलसिला जारी था। जहरीले गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य से निकलने वाली किरणों को अवशोषित करने लगे और पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगा। बढ़ते बढ़ते तापमान से समुद्र में गर्मी पैदा होने लगी और इससे समुद्र का पानी भाप बनकर बादलों का रूप लेने लगा। दोस्तों, इन बादलों से पृथ्वी पर उस वक्त अम्लीय वर्षा होती थी। हालांकि एक लंबी प्रक्रिया के बाद पृथ्वी का तापमान घटने लगा। तापमान इस हद तक घटा कि पृथ्वी पर अब आइस एज आ चुकी थी। हालांकि अब भी पृथ्वी पर ज्वालामुखी फट रहे थे, लेकिन इसी दौरान पृथ्वी पर ओजोन परत का निर्माण भी हो रहा था। यह ओजोन परत पृथ्वी के लिए एक वरदान साबित होने वाला था। जी हाँ दोस्तों, इस ओजोन परत के निर्माण के बाद सूर्य की खतरनाक किरणें धरती पर नहीं पहुंच पा रही थीं और धरती पर किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए सूर्य की इन खतरनाक किरणों से बचना बेहद जरूरी था। दोस्तों, ओजोन परत के निर्माण के बाद यह परत मोटी होती गई, जिससे पृथ्वी पर ऑक्सीजन गैस की मात्रा बढ़ गई और फिर धीरे धीरे पेड़ पौधे अस्तित्व में आने लगे। साथ ही समुद्र से जीव निकलकर धरती पर भी रहने लगे और फिर उनमें एवोल्यूशन का दौर शुरू हुआ। दोस्तों, एवोल्यूशन की एक प्रक्रिया के तहत पृथ्वी पर सबसे विशालकाय जानवर डायनासोर अस्तित्व में आए। एक और तबाही और डायनासोर का अंत। दोस्तों, जिस वक्त डायनासोर पृथ्वी पर थे, उस वक्त तक पृथ्वी हरी भरी थी और अन्य जीवों से भरी पड़ी थी। बता दें कि पृथ्वी पर सब कुछ सही चल रहा था। समय पर बारिश होती थी और मौसम समय पर बदलते थे और पेड़ पौधों के साथ साथ अन्य जीव भी विकास प्रक्रिया कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, किसी को इस बात की जरा भी भनक नहीं थी कि एक ऐसी तबाही आने वाली है जिससे पृथ्वी पर पनपे जीवन का अस्तित्व खतरे में पड़ने वाला है। जी हाँ, लगभग 66 मिलियन साल पहले एक विशाल का एस्टेरॉयड धरती से टकराया। उस टकराव से धरती पर भीषण तबाही मची। यह टकराव इतना खतरनाक था कि उस वक्त पृथ्वी का इकोसिस्टम और वातावरण पूरी तरह से खत्म हो गया। टकराव के वक्त ही बड़ी संख्या में डायनासोर मारे गए। कुछ जीव इस तबाही के दौरान पानी के अंदर चले गए, लेकिन टकराव से एस्टेरॉयड के टुकड़े काफी ऊंचाई में उछल गए। वो अब आग के गोले बनकर धरती पर बरसने लगे, जिससे बचे कुछ जीवन की भी मौत होने लगी। दोस्तों, इस टकराव में धूल इतना बढ़ गया कि सूर्य की किरणें भी धरती पर नहीं पड़ती थीं और ऐसे में समुद्र में रहने वाले जीवों का जीवन भी लगभग खत्म होने को था। धरती पर एक साथ भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखी तांडव मचा रहे थे, लेकिन फिर इसी तबाही के बीच बचे कुछ जीवों को सरवाइव करने का मौका मिला। तापमान में भारी गिरावट आई और फिर से धरती पर बर्फ जमने लगी। बता दें कि डायनासोर के अंत के बाद जो जीव जीवित रहने में सफल हो पाए, उनमें एवोल्यूशन का दौर जारी रहा। एक लंबी प्रक्रिया के तहत, यानी कि एस्टेरॉयड अटैक के लगभग 10 मिलियन साल बाद पृथ्वी पर 3 से 5,000 जीवों की प्रजातियां अस्तित्व में आ चुकी थीं और इन्हीं जीवों में से एक थे प्राइमेट्स, यानी बंदर जैसे दिखने वाले प्रजाति। दोस्तों, इसे इंसानों के अस्तित्व का नींव कहा जा सकता है, इंसानों के पूर्वज। दोस्तों, पृथ्वी पर प्राइमेट्स इवॉल्व हो चुके थे और आगे चलकर ये 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो गए, जिनमें से एक थे
एस्ट्रेपोराइनी और दूसरे थे हैप्लोराइने। दोस्तों एस्ट्रेपोराइने को वेट नोज प्राइमेट्स कहा जाता है, इनमें सूंघने की शक्ति ज्यादा थी, और हैप्लोराइने को ड्राई नोज प्राइमेट्स कहा जाता है, इनमें देखने की शक्ति ज्यादा थी। दोस्तों वैज्ञानिकों के अनुसार यही प्राइमेट्स इंसानों के दो एट्रीब्यूट्स दर्शाने लगे थे, सूंघना और देखना। यहाँ से आगे चलकर पृथ्वी पर पहले ऐप अस्तित्व में आए जिन्हें प्रोकॉन्सुल कहा जाता है। इनमें इंसानों के एट्रीब्यूट्स और भी ज्यादा डेवलप थे। इनका वजन तकरीबन 100 पाउंड था, हालांकि उनकी पूंछ नहीं होती थी। और फिर समय के साथ साथ जैसे जैसे इवॉल्व हुए वैसे वैसे पृथ्वी पर गोरिल्ला जैसे जीव अस्तित्व में आए। तकरीबन 7 मिलियन वर्ष पहले चिंपैंजी अस्तित्व में आए और माना जाता है कि हमारे पूर्वजों के सबसे नजदीकी जीव चिंपैंजी ही थे। इसके बाद ऑर्डिपिथेकस नामक जीव अस्तित्व में आए। इनका ब्रेन एप के ब्रेन के आकार में जितना बड़ा था। दोस्तों यही वो पहले जीव थे जिन्होंने दोनों टांगों पर चलना सीख लिया था। लगभग 4 मिलियन वर्ष पहले ऑर्डिपिथेकस से ऑस्ट्रेलिपिथेकस इवॉल्व होकर अस्तित्व में आए। इनमें इंसानों जैसे एट्रीब्यूट्स और भी ज्यादा डेवलप्ड थे। ये 2 टांगों पर आसानी से चल पा रहे थे, साथ ही इन्होंने अपने हाथों का इस्तेमाल करना भी सीख लिया था। आपको बता दूं कि इसके बाद एक बड़ा बदलाव हुआ। आगे चलकर यही ऑस्ट्रेलियोपिथेकस भी 2 ग्रुप में डिवाइड हुए, जिनमें से एक का जबड़ा काफी बड़ा था तो दूसरे का दिमाग ज्यादा बड़ा था। बता दें कि बड़े दिमाग वाले ऑस्ट्रेलोपिथेकस ही आगे चलकर इवॉल्व हुए और फिर ये बड़े दिमाग वाले ऑस्ट्रेलोपिथेकस ही होमो नामक जीव में इवॉल्व हुए। दोस्तों होमो से होमो सेपियंस इवॉल्व हुए और जिनमें ह्यूमन एट्रीब्यूट्स काफी हद तक डेवलप्ड थे। इन्होंने ग्रुप में रहना, औजार बनाना और उन औजारों का इस्तेमाल करना सीख लिया, जिससे ये शिकार करना भी सीख गए। होमो सेपियंस काफी ज्यादा क्रिएटिव और इनोवेटिव थे। इनके दिमाग का विकास और शारीरिक विकास भी लगातार हो रहा था। ये जानवर के साथ रहने लगे और इन्होंने फल और सब्जी उपजाना भी सीख लिया। दोस्तों फल और सब्जी उपजाना मानव सभ्यता के लिए सबसे बड़ा वरदान साबित हुआ। ऐसा माना जाता है कि होमो सेपियंस ही इंसानों के सबसे करीबी पूर्वज हैं। इन्होंने ही आधुनिक इंसानों के लिए काफी चीजें आसान की और उसके बाद इनके द्वारा कई तरह के आविष्कार किए गए, जिसके बारे में हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो दोस्तों इस तरह से पृथ्वी के निर्माण, पृथ्वी का वातावरण, जीव के रहने लायक कैसे बना और फिर जीवों के निर्माण के बाद से लेकर होमो सेपियंस तक के सफर के बारे में आपने इस वीडियो के माध्यम से जाना। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।